वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आरजे सायन। आज से 3 साल पहले ये नाम शहर के लगभग हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर होता था। उसका रेडियो प्रोग्राम इतना फेमस था कि हर कोई उसका प्रोग्राम सुनने का इंतज़ार करता था। उसके पास हज़ारों फैन मेल्स कॉल्स सब कुछ आया करते थे, मगर 3 साल से उसने रेडियो की दुनिया को छोड़ दिया है। पर वो सोशल मीडिया से दूर नहीं हो पाया है, इसीलिए 3 साल की अथक मेहनत करके उसने अपना YouTube चैनल खड़ा किया है रात के अंधेरे में, जिसमें वो लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज लिया करता है, उसे एडिट करके अपनी आवाज़ में कुछ इस तरह से सुनाता है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज छद्म नाम से ही सही उसे लोगों का वही प्यार फिर से मिल रहा है जो एक समय रेडियो जॉकी के रूप में मिला करता था। जिस शहर के हिस्से में वो रहता है वहाँ दिन भर बहुत भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियों की पैं पैं से वातावरण गूंजता रहता है, मगर रात के समय सड़क एकदम सुनसान सी हो जाती है। और ऐसे ही समय वो बैठता है अपनी रिकॉर्डिंग और अपनी एडिटिंग के लिए। हालांकि जिस तरह के स्टोरीज उसके पास आते हैं उनसे रात में एडिट करते हुए किसी भी इंसान को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, मगर काम करते करते अब उसे आदत हो गई है। वैसे भी इतनी तरह की स्टोरीज वो डाल चुका है कि अब कुछ भी उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए डर नहीं लगता है। मगर आज पता नहीं क्यों एक राजस्थान से आए हुए ईमेल की स्टोरी को बनाते हुए रह रहकर उसके शरीर में सिहरन उठ जा रही है। स्टोरी एक हॉस्पिटल के बर्न यूनिट की है। हालांकि सायन का ऐसे जगहों से सामना कभी नहीं हुआ है, मगर महिला ने ईमेल में वक्तव्य कुछ इतना रोचक और वास्तविकतापूर्ण लिखा है कि उसे पढ़ते हुए सायन के शरीर में भी कपकपी सी होने लगी है। बर्न यूनिट, वहाँ के मरीज, वहाँ की वो सड़ी हुई बदबू और विक्टिम की तकलीफ, ये सब एक अजीब से वातावरण को निर्मित कर रहे हैं। उसे पता है उसकी ये स्टोरी बहुत फेमस होने वाली है और बड़ी ही लगन से वो अपनी स्टोरी बना रहा है, मगर रह रहकर पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। अपने घर के छत पर बने इस कमरे में वो अकेले आराम से एडिटिंग करता है। घर में वैसे कहने को वो और उसका एक नौकर रहते हैं, मगर यहाँ पर हर डिस्टर्ब से दूर उसे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और रात के करीब 2:30-3 बजे तक जागकर वो काम करता है। इस वक्त भी रात के 2 बज रहे हैं। उसकी वर्क कंप्लीट की ओर है। अभी वो वर्किंग कर ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कमरे की खिड़की पर कुछ था और उसके देखते ही वो हट गया। ये कैसा अनुभव? आज तक तो काम करते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि अगर सायन ने कुछ सेकंड पहले उस खिड़की की तरफ देखा होता तो उसे पता चलता खिड़की पर उल्टी लटक रही थी एक महिला की सी आकृति। जिसके बाल जमीन को छू रहे थे और उन बालों के बीच से उसके 2 लाल लाल आंखें एक टक सायन को निहार रही थी।
काम कंप्लीट करके सायन अपने लैपटॉप और कमरे की लाइट वगैरह ऑफ करके नीचे सोने चला गया। आज वो बेहद निश्चिंत था। हो ना हो उसका ये चैनल और उसकी ये स्टोरीज उसे फिर से उसी मुकाम पर लाकर खड़ा करेंगी जो आज से 3 साल पहले था। रात के 3 बज चुके थे। चारों ओर का सन्नाटा अपने चरम पर था। सायन अपना काम खत्म करके चैन से गहरी नींद सो रहा था, मगर उसे सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो नहीं सोता तो देख पाता कि अचानक एक काली सी आकृति खिड़की से धीरे से उसके कमरे में उतर आई और अचानक ही उसका लैपटॉप ऑन हो गया। लैपटॉप पे वो साउंड रिकॉर्डिंग वाला पार्ट चलने लगा और उसकी रिकॉर्डिंग के बीच बीच में एक महिला की दर्द भरी आवाज रिकॉर्ड होने लगी। वो आवाज स्पष्ट नहीं थी, मगर हाँ बेहद दर्द भरी थी, जैसे दर्द से तड़पते हुए कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्डिंग के बीच बीच के कई हिस्सों में यह आवाज रिकॉर्ड होती रही। उसके बाद अपने आप फाइल सेव हो गई और लैपटॉप की रोशनी बुझ गई। अपने नियमानुसार सायन ने रात में रिकॉर्डिंग अच्छे से चेक कर लिया था, अतः उसकी मिक्सिंग कर वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वो निश्चिंत था। इस बार की स्टोरी सच में बहुत गजब की है। दिल ही दिल में वो उस महिला को धन्यवाद दे रहा था और इंतजार कर रहा था लोगों की प्रतिक्रिया का। इस बार की स्टोरी सुनकर लोग बेहद खुश होंगे, उसे पूरा विश्वास था। दोपहर को खाना खाने के बाद सायन थोड़ी देर सो जाता है। वैसे भी रात को देर तक जागना है तो नींद तो पूरी करनी ही। इसी नींद में अचानक खलल डाला मोबाइल की घंटी ने। अनदीनी हालत में उसने मोबाइल उठाकर देखा, एक अननोन नंबर था, मगर ये कोई भी हो सकता है, कोई फैन, कोई फॉलोअर। ऐसे तो बहुत से कॉल उसके पास आते ही रहते हैं और बहुत जरूरी ना हो तो सायन उन्हें अवॉइड नहीं करता है। इसलिए अनदीनी हालत में ही सही उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से जो आवाजें उसके कानों पे पड़ी वो उसके लिए अप्रत्याशित थी। उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, हरामजादे, कमीने, तेरी ऐसी की तैसी, एक बार मिल भर जा। अगर तेरे सर के बाल सर उखाड़ ना डाले ना, बेवकूफ, हरामखोर। चौंक पड़ा था सायन। हालांकि सायन का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो सामने वाले की इन उपहारों के बदले भी उसे वैसा ही उपहार दे, अतः उसने बहुत शांत स्वभाव से कहा, देखिए आप जो भी हैं अपने माता पिता की दी हुई शिक्षाओं को मेरे सामने प्रकट मत करिए प्लीज। क्या हुआ ढंग से बताइए। क्या हुआ साले? हमारी नींदें गायब करके तू चाहता क्या है? अरे मगर बात क्या है? बात क्या है? अपना YouTube चैनल ओपन करके देख, कमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा। 100 कमेंट आए हैं, सबने मेरी तरह ही बातें की हैं। अरे मगर बात क्या है भाई साहब, ये तो बताइए। मैं तो अच्छे काम ही कर रहा हूँ, आप लोगों का मनोरंजन ही कर रहा हूँ। और वैसे भी मैंने अभी चैनल ओपन करके देखा नहीं है, पहले मैं देख लूँ उसके बाद फिर आपसे बात करूँगा। और जो भी है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, इस तरह से गाली देना क्या आपको शोभा देता है? उसके शांत उत्तर को सुनकर उस तरफ वाले व्यक्ति का क्रोध भी अब थोड़ा शांत हुआ। वो बोल पड़ा, एक्चुअली आई एम सॉरी। असली में जब से आपकी स्टोरी सुनी है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। कल रात को जब स्टोरी सुनी थी मैं सो नहीं पाया हूँ। दिन के समय भी अजीब सा डर सा लग रहा है और यही स्थिति सबकी है, इसीलिए थोड़ा गुस्से में आ गया था।
क्या? मगर मैंने ऐसा क्या डाल दिया? आप खुद सुनिए। आपकी स्टोरी के बीच बीच में एक औरत की बहुत भयानक सी आवाज है, वही हम सबको परेशान कर रही। ओह, सॉरी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उसे एडिट कर देता हूँ। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, वो आप तो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल की स्टोरी सुनना, मगर आई एम ऑल्सो सॉरी, थोड़ा आवेग में आ गया था। दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। सायन ने तुरंत ही अपना YouTube चैनल ओपन किया और अपनी अपलोड वीडियो को सुनने लगा। सुनकर वो भी आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि सच में स्टोरी के बीच बीच में एक भयानक सी आवाज थी। मगर ये रिकॉर्डिंग तो उसने नहीं की थी। फिर रात के करीब 1 बज रहे थे। शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट यादव जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। आज दिन भर की थकान और झकझक से जूझने के बाद उनका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब था। ऊपर से घर देर से लौटने और एक पार्टी में ले जा न सकने के कारण पत्नी के साथ भी किचकिच हो गई थी। नींद आंखों से दूर थी। थकान दूर करने के लिए अपना मोबाइल लेकर वो इधर उधर देखने लगे। अचानक ही फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ा। उस पोस्ट में कुछ लोगों ने एक YouTube चैनल और उसकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ लिखा था। पढ़कर उन्हें बड़ा अजीब लगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई YouTube चैनल का वीडियो इतना खतरनाक, इतना डरावना हो कि लोग इस तरह से डर जाए। उन्होंने तुरंत ही उस चैनल को ओपन किया और उस वीडियो को चलाकर सुनने लगे। 10-1 मिनट की वीडियो सुनने के बाद अचानक उन्होंने अपने हेडफोन कान से निकाल दिए। यादव जी, जो इस शहर के जाने माने पुलिसकर्मी हैं, आज तक न जाने कितनी ही आत्महत्या, हत्या और ऐसी लाशों का उन्होंने पंचनामा करवाया है, केसेस सॉल्व किए हैं, रातों को कब्रिस्तान में घूमे हैं, भयानक जगहों पर रहे हैं, मुजरिमों के साथ लाइव एनकाउंटर किया है, उनको अपनी हाथों से गोली मारी है, मगर आज तक उन्हें डर नाम के शब्द का अनुभव नहीं था। मगर ना जाने इस वीडियो में क्या था कि उसके ऑडियो को सुनने के बाद से ही उनका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। ये क्या हो रहा उन्हें? अचानक डर क्यों लग रहा है उन्हें? तभी कमरे की लाइट ऑफ हो गई। ओह, लगता है लोड शेडिंग हुई है। पर उनके कमरे की लाइट क्यों नहीं जली? उनके घर में तो इन्वर्टर है। लोड शेडिंग होते ही साथ 3 से 5 सेकंड में कमरे की लाइट वापस आ जाती है, मगर अभी कुछ नहीं था। लगता है इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, यादव जी ने सोचा। अब किया क्या जा सकता था? अतः एक बार फिर से उन्होंने उसी वीडियो को चला लिया। देखते हैं आगे इसमें क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें डर क्यों लगा। कमरे के घने अंधेरे के बीच मोबाइल की तेज रोशनी उनकी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए वो देख नहीं पाए थे। कमरे की खिड़की से अचानक एक काली सी परछाई कमरे में प्रविष्ट हुई। खिड़की पर वो उकड़ू बैठी हुई थी, एक लड़की की परछाई, जिसने एक गाउन पहना हुआ था, ठीक जैसा हॉस्पिटल में पहनाया जाता है। उसके सिर पर बालों की संख्या बहुत कम थी, कुछ एक बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे। सिर का बहुत सा हिस्सा जला हुआ था, चेहरे से भी मांस के लोथड़े लटक रहे थे। एक तरफ की आंख बाहर निकल आई थी, हाथों और पैरों में भी मांस के लोथड़े थे। ऐसा लग रहा था
जैसे उसके शरीर को बहुत बुरी तरह से जला दिया गया हो। वो एकटक यादव जी की तरफ देखे हुए थे। मोबाइल की तेज रोशनी में यादव जी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। अचानक उनका ध्यान खिड़की की तरफ गया और उनके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ी। कौन? अभी वो कुछ कह पाते कि अचानक वो आकृति बिल्कुल एक जंगली पशु की तरह जमीन पर रेंगती दौड़ती उनके शरीर पर चढ़ बैठी। एक भयानक आवाज के साथ यादव का सीना उस आकृति ने चीर दिया। एक चीख के साथ यादव की मौत हो गई। अगले दिन शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर अमरनाथ इस वक्त यादव के कमरे में थे। वे हर एक जगह का अच्छे से परीक्षण करा रहे थे। यादव की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए तैयार की जा रही थी। अचानक ही अमर लाश को देखकर वहीं पर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकल आई। वो यादव जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने जब नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी उस समय यादव ही उनके सीनियर थे। उन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखा था। बहुत ही काबिल, बहुत ही योग्य इंसान थे। शहर के कई ऐसे बड़े बड़े पेचीदा केसेस जो कोई भी नहीं निपटा पा रहे थे, उसे सॉल्व करने में इनका हाथ था। और उन केसेस को सॉल्व करते देखकर अमरनाथ ने उनसे बहुत कुछ सीखा था। शायद ये यादव जी की शागिर्दी का ही फल था कि आज वो एक सीनियर इंस्पेक्टर थे और यादव इतने बड़े पद पर। मगर ऐसे व्यक्ति को आखिर मारा किसने? हालांकि दुश्मनों की कमी नहीं है, मगर जिस तरह से हत्या की गई है उसे देखकर किसी को भी सिहरन आ सकती है। सीना जैसे किसी धारदार हथियार से फाड़ दिया गया हो और गर्दन 180 डिग्री पीछे की तरफ घुमा दी गई है। ओफ, कितनी तकलीफ हुई होगी उनको मरने से पहले। मगर जो भी हो, जिसने भी ये घृणित काम किया है, अमरनाथ ने मन ही मन प्रतिज्ञा की वो उसे छोड़ेगा नहीं। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। शहर के मशहूर साइकियाट्रिस्ट पिनाकी बनर्जी आज जल्दी सोने के उपक्रम कर रहे थे। आज उन्हें बहुत सारे केसेस हैंडल करने पड़े। कुछ बेहद कॉम्प्लिकेटेड पागलों के केसेस भी थे। इस वजह से बेहद थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए जल्दी सो जाना चाहते थे। वैसे भी कल उन्हें एक मीटिंग को संबोधित करना है, इसलिए आराम बेहद जरूरी था कि तभी उनकी फोन की घंटी बज उठी। घंटी शहर के जाने माने नेता जितेंद्र पोद्दार की थी। अतः पिनाकी ने फोन रिसीव करना जरूरी था। हेलो पोद्दार। पिनाकी मेरी मदद कर भाई। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है या तो मैं पागल हो जाऊंगा या डर से मर जाऊंगा। अरे मगर हुआ क्या? देख तू ही मेरी मदद कर सकता है यार। कुछ कर। अरे देख, मैं बेहद थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। क्या बात है, खुल के बता। वो पिछले दिनों YouTube पर एक चैनल है रात के अंधेरे में, उसमें मैंने एक स्टोरी देखी थी। उसके बाद से तू विश्वास नहीं करेगा, मेरी रातों की नींद चली गई है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई है जो मुझे देख रहा है। मैं बचूंगा नहीं पिनाकी, मैं बचूंगा नहीं। कुछ कर, कोई मेडिसिन, कोई दवा, कुछ दे, कुछ बता मेरे को इस हालत से बाहर निकाल। अरे एक वीडियो देखकर इस तरह से तो परेशान हो गया।
ओके, कूल डाउन। तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और इस तरह से परेशान मत हो। देख, इस वक्त कॉन्फ्रेंस लाइन पर मेरे साथ शायन भी है। इस चैनल का ओनर वही है। अचानक ये नाम सुनकर चौंक पड़े थे डॉक्टर पिनाकी। करीब 4 साल बाद वो ये नाम सुन रहे थे। क्या शायन, क्या बोल रहा है वो? कुछ नहीं सर, बस मैं तो इनसे यही कह रहा था कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, ये इनके मन का डर है। देखो शायन, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ऐसा वीडियो कैसे हो सकता है जो किसी को इतना डरा दे, और वो भी इनके जैसे आदमी को? वही तो मैं कह रहा हूँ सर। ठीक है, एक काम करते हैं, एक मीटिंग रखवा लेते हैं। कल 2 बजे तक मैं फ्री हो रहा हूँ, फिर हम तीनों मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो भी करना है तू जल्दी कर। मैं परेशान हो रहा हूँ भाई, आज की रात किसी तरह बिताऊंगा। क्या नाम बताया चैनल का? रात के अंधेरे में। ठीक है, मैं देखता हूँ उस वीडियो को, और फिर कल तुम दोनों से बात करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर पिनाकी ने YouTube पर चैनल ओपन किया और वीडियो को ध्यान से देखने लगे। जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, उनके शरीर में भी अजीब सी सिहरन होने लगी थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कमरे की छत से अचानक ही एक शरीर उल्टा लटक रहा था। ठीक वैसा ही आकृति और शरीर जैसा सुप्रिटेंडेंट यादव के कमरे में उपस्थित हुआ था। मोबाइल की तेज रोशनी में डॉक्टर पिनाकी अब तक ये अनुभव नहीं कर पाए थे। अचानक ही उनका ध्यान कमरे की छत की तरफ गया, और अचानक मोबाइल उनके हाथों से दूर छिटक गया। कौन है? अगले ही पल डॉक्टर पिनाकी के शरीर की भी वही हालत थी जैसे सुप्रिटेंडेंट यादव के शरीर की थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर फ्लैश कर रही थी। शहर के जाने माने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पिनाकी मुखर्जी और मंत्री पोद्दार की भयंकर मौत। किसी ने उनके सीना चीर दिया और गर्दन 180 डिग्री घुमा दी। इंस्पेक्टर अमरनाथ अपने पुलिस स्टेशन की कुर्सी पर बैठे बैठे सोच रहे थे, आखिर ये सब क्या है? अचानक शहर के 3 जाने माने आदमियों का खून, और वो भी इतनी निशंस तरीके से। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है? तभी अचानक हवलदार राम बहादुर वहां उपस्थित हुए। साहब, यादव जी का मोबाइल ओपन कर दिया गया है, और उसकी हिस्ट्री चेक करने से हम सभी आश्चर्यचकित हैं। क्या? यादव जी मौत से ठीक पहले एक YouTube चैनल देख रहे थे, रात के अंधेरे नाम का। उसके एक वीडियो को देखते हुए उनकी मौत हुई। उस वीडियो के बारे में काफी बातें फैल रही हैं। लोगों का कहना है उस वीडियो में कोई भयानक आत्मा है। जिसने भी उस वीडियो को देखा या सुना है वो बहुत भयभीत हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक वीडियो से किसी की हत्या हो सकती है? पागल की तरह बात मत करो। मगर सर, एक बात और आश्चर्यजनक है। क्या? अब मंत्री पोद्दार और डॉक्टर पिनाकी दोनों के मोबाइल में ही लास्ट हिस्ट्री उसी वीडियो की है। क्या? कौन है इस वीडियो का ओनर, पता लगा है? जी हाँ,
कोई शायन नाम का व्यक्ति है। पहले रेडियो पर आरजे था, अब नौकरी छोड़कर यूट्यूब का चैनल चलाता है। अचानक शायन नाम सुनते ही इंस्पेक्टर अमरनाथ के शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ गई। आज पूरे 4 साल बाद वो इस नाम को दोबारा सुन रहे थे। क्या शायन? ओह ठीक है, अब हम उसे बुलाकर पूछताछ करेंगे। हवलदार के कमरे से जाते ही इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गए। 4 साल पहले की उन यादों में खो गए। कविता, यही नाम था उस लड़की का। वही तो शायन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। कविता एक एनजीओ में काम करती थी जो समाज की सताई लड़कियों की मदद करने का काम करती थी। केस के अनुसार उसने बताया था एक दिन वो अपनी कॉलोनी में लौट रही थी। तब उस समय वहां के कॉरपोरेटर पोद्दार के कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कविता ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया, और उस लड़की की मदद से उसने पोद्दार पर केस भी दायर कर दिया था। उसी की शह पर उसके गुर्गे ये सब काम करते थे। पोद्दार उन दिनों चुनाव लड़ने वाला था। चुनाव करीब थे, इसलिए वो चाहता था कि उस पर कोई दाग न लगे। उसने कविता को चुप कराने के लिए बहुत कोशिशें की, पैसे खिलाने की कोशिश, गुंडे भेजकर डराने की कोशिश, मगर कविता बहुत ही हिम्मत में रखी थी। जो बात एक बार ठान ले वो कर गुजारना चाहती थी। उसने किसी भी हाल में पोद्दार को नहीं बख्शना, यही सोच लिया था। शायन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कविता के दबंग नेचर के आगे शायन को भी झुकना पड़ता था। उस दिन शायन अपने काम पर गया हुआ था। कविता रूम में अकेली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने जब दरवाजा खोला तो सामने 3 चेहरे खड़े थे जिन्होंने अचानक ही उस पर हमला कर दिया और भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़े। खुद को मर्द कहने वाले ये लोग जब किसी औरत की अहम को रोक नहीं पाते हैं तो उनकी मर्दानगी नामर्दानगी में बदल जाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि औरत की कमजोरी को वो अपनी ताकत बना सकते हैं। ऐसे में उसके अंतरात्मा को घायल करके उसे दबाने की कोशिश की जाती, और इन तीनों ने भी वही प्रयास किया था। बारी बारी कविता के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ बलात्कार किया। उन्हें लगा था शायद इससे कविता टूट जाएगी। इसके बाद हंसते हुए वो उसे दोबारा धमकाकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगे, कविता शेरनी की तरह चिल्ला उठी थी, तुम लोगों को अगर ये लगता है कि ऐसा घृणित काम करके तुम मुझे रोक लोगे तो नहीं। मेरी इज्जत कैसे लुट सकती है? चोर लुटेरे जब किसी घर पर दावा डालते हैं तो मालिक की इज्जत नहीं जाती है, चोर लुटेरों की इज्जत जाती है। मैं तुम लोगों को दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी। अब मैं देखूंगी तुम लोगों को सजा कैसे नहीं मिलती है। तीनों बौखला उठे थे। उन्होंने सोचा था कि उनके इस काम से कविता टूट जाएगी और अपना केस वापस ले लेगी, मगर कविता तो रणचंडी के रूप में आ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने कविता को खत्म कर देना ही सही समझा, और फिर कार से पेट्रोल लाकर उसके शरीर पर छिड़क कर आग लगा दिया और वहां से चले गए। मगर कविता को शायद अभी भी लड़ना था। वो किसी तरह दौड़ती भागती
बाथरूम में गई और नल का पानी ऑन कर वहीं लेट गई। शायन जब अपना प्रोग्राम खत्म करके लौटा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पहुंचकर घर की हालत देखकर वो चौंक पड़ा। तभी कविता के करहाने की आवाज बाथरूम से आई और जो वो बाथरूम में पहुंचा तो सामने की हालत देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, मगर फिर भी खुद को संभाल कर उसने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई और कविता को हॉस्पिटल लेके गया। मरते मरते कविता ने उन तीनों दरिंदों का नाम सबके सामने बता गई थी। शहर के जाने माने 3 लोगों के नाम थे ये। एसपी यादव, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पिनाकी और कॉर्पोरेटर पोद्दार। हालांकि तीनों की पहुंच बहुत ज्यादा थी, या फिर तीनों बेकसूर थे। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। शायन अंत समय तक उनको सजा दिलाने के लिए लड़ा था, मगर उनकी पावर के आगे शायन की एक न चली। तीनों के बरी होने के बाद शायन को भी सजा मिली। उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। पर कौन सही था कौन गलत था, इस बात का तो कोई भी प्रमाण नहीं हुआ। अमरनाथ का दिल कहता था उसके गुरु इस तरह का घृणित काम नहीं कर सकते, मगर कविता ने मरते मरते उन पर इल्जाम क्यों लगाया था? और आज वो तीनों बहुत ही भयानक मौत के साथ इस दुनिया से चले गए हैं। एक सबूत तक नहीं मिल रहा है कि आखिर किसने उनकी हत्या की है। ऐसा लगता है जैसे कातिल हवा से प्रकट होकर हवा में ही विलीन हो गया है। पर जो भी हो, वो अपने बॉस के कातिल को ढूंढ कर रहेगा। वो अपने गुरु के कातिल को खोजकर उनकी गुरु दक्षिणा अवश्य देगा। सड़क पर गाड़ियों की तेज आवाज गूंज रही है। कमरे में कुर्सी पर शायन बैठा हुआ है। उसकी नजर एकटक खिड़की के बाहर है। पास ही उसका लैपटॉप चालू हालत में है, जिसमें उसके YouTube चैनल का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अचानक ही रहस्यपूर्ण हंसी हंस पड़ा शायन। कविता, आज तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ। आज शायद तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है। शाम का यह समय शायन इस कमरे में नहीं होता है, मगर आज वो इस कमरे में है और उसे इस बात का भी एहसास है। कमरे की छत से एक काली सी आकृति उल्टा लटके हुए है, जिसके सिर पर कुछ एक बाल हैं जो नीचे की ओर लटक रहे हैं। सिर का बहुत सा हिस्सा, चेहरा, हाथ, पैर सब कुछ जल गल कर लटक रहा है। एक आंख भी बाहर लटक आई है। 3 साल लग गए मुझे, मगर मुझे पता था एक ना एक दिन वो लोग इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनेंगे। इसीलिए अपनी एक फेक आईडी बनाई। फिर उसमें से एक राजस्थानी औरत के नाम से तुम्हारी सच्ची कहानी को पोस्ट किया और फिर उसे स्टोरी बनाकर YouTube पर अपलोड करने का प्रयास किया और
तुम्हें जगह दी उस स्टोरी में, ताकि एक ना एक दिन वो दरिंदे उसे सुने और तुम अपना इंतकाम ले सको। वो सोचते थे उनका नाम, उनका पैसा उन्हें बचा लेगा। मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया, जिसे आम इंसान की ताकत कहा जाता है, वो तुम्हारी ताकत बनकर उनसे तुम्हारा इंतकाम लेगा। मगर ये तो शुरुआत है। इनके बाद भी न जाने ऐसे कितने दरिंदे वैशी लोग इस देश में, इस दुनिया में घूम रहे हैं जो गरीब और मजलूमों को अपने पैरों तले रौंदना ही अपनी शान समझते हैं। और ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचेगा और तब तुम्हारा काम शुरू होगा कविता। सबको उनके अंजाम तक पहुंचाना है।